वीडियो में आप लोगों को जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण भाग सेकंड के अंतर्गत अध्ययन करवाया जाएगा। इस भाग सेकंड के अंतर्गत आपको संघ एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का अध्ययन करना है। इस संघ एनिलिडा में हम ये देखते हैं कि एनिलिडा शब्द ग्रीक भाषा के एन्यूल्स शब्द से मिलकर बना है। एन्यूल्स मीन्स होता है रिंग, रिंग मीन्स होता है छल्ला। अर्थात इस फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत हम ऐसे जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिनके शरीर में रिंग अर्थात छल्ले पाए जाते हो। इस फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत हम ऐसे जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिनके शरीर में छल्ले पाए जाते हो। चूंकि इस छल्लेदार जंतु के अंतर्गत हम हेरिटिमा, पास्थुमा, जिसे केचुआ कहते हैं, इस केचुए के विषय में आप अध्ययन करेंगे। क्योंकि केचुआ जो होता है उसका हैबिटेट अर्थात प्राकृतिक वास एवं स्वभाव जो होता है वह खेतों के नम मिट्टी में, बागीचों के नम मिट्टी में और खेतों के नम मिट्टियों में, बागीचे के नम मिट्टी में या घरों के आसपास खेत खलिहान में पाए जाने वाला द्विलिंगी, जिसे बाइसेक्सुअल एनिमल, द्विलिंगी जंतु कहते हैं। क्योंकि यह जो प्राकृतिक वास, जिस प्राकृतिक वास में पाया जाता है उस प्राकृतिक वास में लगभग 1 फीट की गहराई तक मृदा में अपनी बरोइंग के रूप में अर्थात सुरंग जिसे कहते हैं, उस सुरंग के रूप में मिट्टी में रहता है। उन सुरंगों को इस प्रकार से अपना व्यवस्थित किया रहता है कि ताकि उनकी सुरंगों के ऊपर मिट्टी के कण जो होते हैं वह कास्टिंग की गोलियों के रूप में उनके इस सुरंगों को ढकी हुई रखती हैं। क्योंकि यह केचुआ एक ऐसा द्विलिंगी जंतु है जो खेतों में पाया जाता है और यह एक प्रकार से किसानों का मित्र कहलाता है। क्योंकि यह खेतों की मिट्टी में जो चालने का कार्य करता है, अर्थात कि ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का कार्य करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। अर्थात किसानों का प्रिय मित्र भी केचुए को कहा जाता है, जिससे यह जो है मिट्टी, ऊपरी मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिससे जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तो जो हम फसल लगाते हैं उस फसल की पैदावार तीव्र हो जाती है। अब ये रहा इनका हैबिट एंड हैबिटेट अर्थात प्राकृतिक वास और स्वभाव। इस प्राकृतिक वास और स्वभाव के बाद उसमें
जो फूड फीडिंग मैकेनिज्म है, भोजन ग्रहण करने की विधि जो है, उस भोजन ग्रहण करने की विधि में ये जो केंचुआ है वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। इनका शरीर जो होता है वह छल्ले युक्त होता है और इस छल्ले युक्त होने के कारण इनको एनीलिडा में रखा गया है, अर्थात इनका शरीर तमाम छल्ले के रूप में व्यवस्थित रहता है। इनका शरीर दो पार्ट में, दो भागों में डिवाइड होता है। ऊपरी भाग को एंटीरियर पोर्शन और निचला भाग को पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं, अर्थात ये अग्रभाग, ये पश्च भाग होता है। जब इनके अग्रभाग के सबसे पहले छिद्र पे एक दरार के रूप में संरचना पाई जाती है जिसे माउथ कहते हैं, अर्थात मुख कहते हैं। मुख के चारों तरफ एक अंग होता है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं और एक और अंग इसी से सटे होता है जिसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। एक होता है प्रोस्टोमियम आग्रतुंड और इसी को घेरे हुए एक पेरिस्टोमियम होता है। ये प्रोस्टोमियम जो होते हैं गमन करते समय केंचुए को संकेतक या सूचनाओं का प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात अगर केंचुआ इस तरह से देखते हुए जा रहा है, अगर इसके मुख भाग की तरफ अगर यहाँ से कोई भी वस्तु या आलपिन या कुछ भी आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे ही वो अपने शरीर को ऐसे बैक करके खिसक लेता है दूसरी तरफ। तो यह इनके जो है संवेदी सूचक अंग होते हैं, यानी कि संकेत सूचक अंग होते हैं, अर्थात संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जो इसकी फूड फीडिंग मैकेनिज्म होती है, ये भोजन इनका क्या होता है, भोजन इनका क्या है, वो भोजन जो होते हैं वो क्योंकि मिट्टी के कण मिट्टी के पार्ट्स को ही है खाते हैं और मिट्टी के पार्ट्स को ही निकालते हैं। अर्थात कि जो इनके आहार सिस्टम होते हैं उस आहार सिस्टम में ये इनका माउथ होता है। उसके बाद ये इनकी आइसोफेगस होती है, आइसोफेगस, और ये इसके गिजार्ड होते हैं, गिजार्ड जिसे हम पेसड़ी कहते हैं। ये मुख हो गया, इसको ग्रास नली कहते हैं। एक और पार्ट होता है यहाँ ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स, ग्रसनी, और ये ग्रास नली होती है। यहाँ एक पेसड़ी होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं। उसके बाद ये पार्ट स्टमच होता है और बाकी यहाँ से लेकर के ये पूरे पार्ट इंटेस्टाइन होते हैं, आंत होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं जिसे हम कहते हैं आंत। इसके आंत में दो भाग होते हैं। एक प्री टिप्लोसोल रीजन होता है, यहाँ से लेकर के इसके पोस्टीरियर एनस तक गुदा द्वार तक के भाग को हम आंत ही कहेंगे। लेकिन एक अमाशय के सटे हुए भाग होते हैं जिसे प्री टिप्लोसोल रीजन, अर्थात अग्र इंटेस्टाइन का अग्र प्रदेश, और एक होता है पोस्ट टिप्लोसोल रीजन जिसे पश्च प्रदेश, आंत का पश्च प्रदेश कहा जाता है। पोस्टीरियर टिप्लोसोल रीजन और एक होता है प्री टिप्लोसोल रीजन।
अर्थात आंत का अग्र प्रदेश और आंत का पश्च प्रदेश। यहाँ से जैसे ही यह मिट्टी के पार्ट को खाता है वो ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। जैसे ही ग्रास नली में इसके मिट्टी के कण आते हैं, भोजन वह पूर्ण रूप से पिसाई के लिए गिजार्ड के पास आते हैं और गिजार्ड एक चक्की के समान संरचना होती है जो मिट्टी के कणों को बारीक पीस देती है, जिससे इनका भोजन पूर्ण रूप से लेई के रूप में हो जाता है। और पुनः ये हिपैटिक सिका होते हैं, हिपैटिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हिपैटिक सिका जैसे ही यह पिसाई करने के बाद आंत प्रदेश में आते हैं तो इस आंत वाले प्रदेश में हिपैटिक सिका हिपैटिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं और जिसके फलस्वरूप जो भोजन के जो पचित शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको इस आंत की जो अवशोषक पेशी कोशिकाएं होती हैं उसको अवशोषित कर लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह पोस्ट टिप्लोसोल रीजन से होते हुए एनस अर्थात गुदा द्वार के माध्यम से पुनः बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रकार से इस एनिलिडा संघ के केंचुए में जो है फूड फीडिंग मैकेनिज्म या भोजन ग्रहण करने की विधि होती है। अब अगला टॉपिक इसमें ये जानना है कि इसमें अगर ये द्विलिंगी है तो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। चूंकि द्विलिंगी है, इसकी पूरी बॉडी पर जो रिंग है, छल्ले हैं, उस छल्ले में जो 14वां 15वां खंड होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो 17वां 18वां और 19वां खंड 17, 18 और 19वें खंड पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जनन के लिए भले ही यह द्विलिंगी प्राणी है और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसकी बॉडी में डेवलप हैं, किंतु जनन के लिए इनको एक अलग दूसरे केंचुए की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जननांग यहाँ है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ है। ये दोनों अंग आपस में एक दूसरे से कॉपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आप ये देखते थे कि वो अभी द्विलिंगी एनिमल था, लेकिन उसके प्रत्येक खंड पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रत्येक खंडों के पाए जाते थे और उस टीनिया सोलियम को प्रजनन के लिए एक दूसरे टीनिया सोलियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो केंचुआ है उसके एक जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, इसलिए इन दोनों को प्रजनन के लिए एक दूसरे केंचुए की आवश्यकता होती है। वो भी दूसरा केंचुआ का अग्रभाग इस केंचुए के पश्च भाग की तरफ और उस केंचुए का पश्च भाग इस केंचुए की अग्रभाग की तरफ होता है, अर्थात कि ये एक दूसरे से इस प्रकार से लिपटते हैं कि ये पोस्टीरियर पोर्शन इस केंचुए के एंटीरियर पोर्शन से और उसका पोस्टीरियर इसके एंटीरियर से एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपट करके पुनः निषेचन कर लेते हैं, अर्थात इस केंचुए का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस केंचुए के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास
और इस केचुए का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस केचुए के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या करते थे, कॉपुलेशन कर लेते थे, जिससे दोनों केचुए में प्रजनन हो जाता है। और दोनों केचुए में प्रजनन के फलस्वरूप 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट कह सकते हैं कि 3 मिनट्स के फलस्वरूप ये दोनों केचुए पुनः एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दूर होने के बाद ये दोनों रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, यानी कि प्रजनित हो जाते हैं। और प्रजनन क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद इनमें कोकून का क्लाइटेलम की गद्दियां बन जाती हैं और जिससे ये दोनों केचुए, ये नहीं है कि प्रजनन हो गया तो एक केचुआ अंडे देगा, एक केचुआ अंडे नहीं देगा, ऐसा नहीं है। एक प्रजनन होगा तो दोनों केचुए अपने समय पर अंडे का फॉर्मेशन करेंगे, जिनसे इनके लार्वा बनेंगे, यंग केचुए का निर्माण होगा और पुनः उसमें डेवलपमेंट होगा तो वही केचुए प्रौढ़ केचुए का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से इनमें केचुए में प्रजनन होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एनिलिडा का हमने आपको बता दिया कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। इसका आर्थिक महत्व है कि यह किसानों का एक मित्र होता है जो मिट्टी की ऊपरी मिट्टी को नीचे और निचली मिट्टी को ऊपर करके मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। और जब उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है तो पुनः मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और हमारी पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में ही खत्म किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे लाइक सब्सक्राइब से